नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको दिया गया फर्स्ट में ABCD एक स्क्वायर है, आपको B का कोऑर्डिनेट 1 3 दिया गया, D कोऑर्डिनेट 3 2 दिया गया, आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BD, कार्य कि इसका एंड पॉइंट BD है। फाइंड करना है पहला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल AC एंड BD, कार्य कि AC और BD का जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेकंड में आपको द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC, और डायगोनल AC के लिए इक्वेशन भी फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करो, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लो। किसका फिगर? ABCD एक स्क्वायर है, आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो। 6 के फर्स्ट पे आ गए हम लोग, यहां पे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो। आपको पता है कि स्क्वायर के 4 साइड जो होते हैं वो सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं और सभी कितने के होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इट मींस इसको आप क्लोज कर लो। मान लेते हैं कि ये जो है ये ABCD हम लोग का स्क्वायर है, इसका नाम A रख लो, इसका नाम B, ये रहा C और ये रहा D। आपको क्या दिया गया? BD दिया गया और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया। ये रहा आपका B और ये रहा आपका D। ओके, अब आपको BD दिया गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि B का कोऑर्डिनेट 1 3 है, यहां पे आप 1 3 लिख लो। D का कोऑर्डिनेट कितना है? D का कोऑर्डिनेट आपको 3 2 दिया गया, 3 2। फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल AC एंड BD। इसका मतलब आप AC से पहले AD को, AC से पहले BD को मैच कर दो, ये ज्वाइन कर दिए। अब ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, आप सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि ABCD स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहां पे लिख लो सिंस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। लिख दो डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। इतना आपको पता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि AC और BD किसी पॉइंट पे जाकर के बाइसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं कुछ, मान लेते हैं जो भी ये पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा। आपको पता है कि डायगोनल AC एंड BD intersect each other at the midpoint of BD। अब आपको क्या करना है? BD का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर BD का मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है। यहां तक कंप्लीट है। अब इसको देखो, यहां पे देखो कि x1 कितना है? x1 आपका 1 है, इसको आप x1 मान लो और इसको आप x2 मान लो, इसको आप y1 मान लो और इसको आप y2 मान लो। इट मीन्स हम लिख सकते हैं x1 1 प्लस x2 कितना है? 3 है, by 2 हो जाएगा। y1 कितना है? तो y1 3 है, y2 कितना है? y2 2 है, अब by 2 कर लो। ओके, इट मीन्स आपको फॉर्मूला पे पुट करने पे ये आ गया 4/2 और ये आ गया 5/2। 4/2 को आप 2 कह सकते हो, 5/2 को 5/2 ही रहने दो। आपको क्या पता चल गया? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AC एंड BD। तो कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया, तो आप लिख लो देयरफॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर। आपको पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना पे होता है? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो लिख दो स्क्वायर आर एट राइट एंगल्स विथ ईच अदर। इतना आपको पता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं M1 M2 जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा था? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि अब इसका इक्वेशन आपको लिखना है। तो द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, अब इसका डायगोनल AC का इक्वेशन लिखना है। तो आपको फर्स्ट में इंटरसेक्शन पूछा जा रहा था, वो तो पता चल गया। अब इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब N1 इंटू M2 किसके इक्वल आ गया? ये आ गया -1 के। अब तो हम लोग लिख सकते हैं ये कितना है? ये आपको 3 है, इसको लिख सकते हैं 3 - 2
और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो y माइनस 5/2 बाई एक्स माइनस 2, और ये सबके इक्वल किसके आ जाएगा, -1 के। यहाँ पे लिख लो आप 3 माइनस 2 बाई 1 माइनस 3, और ये आ जाएगा y माइनस 5/2, और ये आ जाएगा बाई एक्स माइनस 2, और ये किसके इक्वल होगा, -1 के। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 1 में से -3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपको कितना, -2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 5/2, और ये आ गया बाय में x माइनस 2, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 2y माइनस 5 बाय 2x माइनस 2 2 जा 4, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये इक्वल किसके आ गया, 2 के आ गया। इट मीन्स हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस का 8। तो फाइनली आपको क्या आ गया, तो 4x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। और ये ये आपसे ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, यही आपका फाइनल डायगोनल ऑफ AC का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रूव दैट रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे पहले आ जाते हैं, प्रूफ क्या करना है, प्रूव आपको करना है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वल किसके होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब हम लोग चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। LHS कितना दिया गया, LHS आपको दिया गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हो, लिख लो, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा का अपोजिट सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन का, इसको लिख लो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है कि 1 होता है, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये फाइनली क्या आ गया, ये आ गया आपको कॉसेक थीटा इंटू का सेक थीटा। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो आप सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। प्रूफ आपको क्या करना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या RHS आपका प्रूफ हो गया, RHS रहा, और ये फाइनली क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है द फर्स्ट, द लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म दिया गया 98, लास्ट टर्म दिया गया 1001, और कॉमन डिफरेंस दिया गया 7 का। कार्य की फाइंड द फॉलोइंग फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले आपको नंबर ऑफ टर्म n फाइंड करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला an पता होना चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब जो सब दिया गया है उसको पहले लिख लो। हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे। आपको पता है a कितना दिया गया, फर्स्ट टर्म 98 था, और आपको लास्ट टर्म कितना था, ये आपको दिया गया 1001, और आपको d कितना था, d आपको 7 के इक्वल था। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, आपको पता है। और an कितना दिया गया, 1001 दिया गया, a कितना है 98 दिया गया, n पता नहीं आपको, n को n ही रहने दो, -1, और d कितना है, d 7 के इक्वल है। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं, इसको माइनस कर लो 1001 और माइनस का 98 कर लो, और ये इक्वल किस में आ जाएगा, तो n-1 इंटू 7 के। अगर इसको माइनस करते हैं तो 11 में से 8 माइनस होगा 3, 9 में से 9 माइनस होगा 0, और ये आ जाएगा कितना 9, और ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 7n-7 के। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 903, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस का 7 आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 79 के। अगर इस 903 में 7 को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 910, इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 7n के।
अब ये किसके आ गया 7n के, इसका मतलब n इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो, n इक्वल्स टू लिख सकते हैं 910/7 और ये आ जाएगा 13 7 जा 91, इट मीन्स 130। n कितना आ गया 130, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 130, लिख सकते हैं सो द नंबर ऑफ टर्म इज, ये कितना आ गया 130 आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बी पे। बी में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी में आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म तो पता चल गया, सम ऑफ एन टर्म, इसका मतलब आपसे एस एन पूछा जा रहा है। एस एन का फॉर्मूला पता होगा आपको, एक तो फॉर्मूला होता है a/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। दूसरा फॉर्मूला आपको एस एन का पता है, वो क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, उसी का आपको यूज करना है। यहां पे आ जाओ आप, हम लोग b को सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू कितना होगा, यहां पे b के लिए स्पेस नहीं है, हम लोग यहां पे b को सॉल्व कर लेते हैं। b को अगर आप सॉल्व करोगे, आप पहले Sn का फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। n/2 कहने का मतलब n तो 130 था, बाई 2 और a कितना था a 98 था और लास्ट टर्म कितना दिया गया था 1001 दिया गया था। इसको अगर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 65 और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 99, क्योंकि 1001 में अगर 98 ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 1099 को 65 के साथ कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 71435, इसको लिख दो 71435, यही फाइनल आपको सम ऑफ एन टर्म हो गया, यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि ए बॉक्स कंटेन्स सम ग्रीन येलो एंड व्हाइट टेनिस बॉल, कार्य कि किसी बॉक्स में कुछ येलो कुछ ग्रीन और कुछ व्हाइट टेनिस बॉल है। कार्य कि द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द ग्रीन बॉल, आपको ग्रीन बॉल के लिए सेलेक्ट प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, ये अगर ग्रीन बॉल के प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये कितना दिया गया 1/4 दिया गया, येलो बॉल का कितना दिया गया 1/3 दिया गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफ द बॉक्स कंटेन 10 व्हाइट बॉल्स देन फाइंड, फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ बॉल इन व्हाइट बॉक्स, सॉरी नंबर ऑफ बॉल इन बॉक्स में पूछा जा रहा है, और सेकंड कार्य की प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट में आपको देखो, आपको एक बॉक्स कंटेन सम ग्रीन येलो एंड टेनिस बॉल, द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल, इसका मतलब P, अ ग्रीन को आप G से डिनोट कर सकते हो, PG आपको कितना दिया गया 1/4 दिया गया। येलो बॉल, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल को आप Y मान लेते हो और ये कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 1/3 दिया गया। एक आपको PG कितना है 1/4 दिया गया और PY आपको कितना दिया गया 1/3 दिया गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द बॉक्स कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल, अब व्हाइट बॉल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आपको व्हाइट बॉल कितना दे दिया गया 10, तो यहां पे लिख लो बॉक्स कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल्स, कितना है 10 व्हाइट बॉल्स है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर देते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन बॉल, सेलेक्टिंग ग्रीन बॉल प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग येलो बॉल, सेलेक्टिंग येलो बॉल, येलो बॉल अब प्लस का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। इसका मतलब देखो, ये आपको दिया गया था 1/4, ये आपको दिया गया था 1/3, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो आपको येलो का सॉरी व्हाइट बॉल का नहीं पता था, तो सेलेक्टिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, और ये सबका प्रोबेबिलिटी मिलके कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3 अब +4 और ये रहा प्लस
सेलेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल आ गया 1 के। इसका मतलब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट बॉल फाइंड करते हैं, व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये कितना आ गया 7/7 इट मीन्स 1 और ये आ जाएगा इट मीन्स माइनस का 1। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा, ओह सॉरी इसका एलसीएम कितना आया था, इसका एलसीएम तो 12 आया था ना, तो 4 3 जा 12 था इसलिए 3 लिखे थे, 3 4 जा 12 इसलिए 4 लिखे थे। ये आ जाएगा कितना 7, अब बाई कितना आ गया 12। इसको आप सॉल्व करो, अगर 1 माइनस 7/12 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको 12 माइनस 7/12 इट मीन्स ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5/12। यहाँ पे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल और ये कितना आ गया 5/12 आ गया। अब आपको इतना पता है, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया गया था आपको कि इफ द बॉक्स कंटेन 10 व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल का नंबर आपको दे दिया गया, आप इसको लिख सकते हो 10 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके 5/12 के। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 12 इंटू 10 अब बाई 5 के, 5 2 जा 10 इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना आ गया 12 आ गया। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये कितना आ गया, ये आ गया 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बॉक्स, पता चल गया। सेकंड में क्या पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट बॉल कितना फाइंड हुआ था 5/12 फाइंड हुआ था, ये भी लिख दो आप सेकंड में। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल ये कितना आ गया था, ये आपको आ गया था 5/12। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि ए कोन एंड स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस एंड मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर, मतलब कार्य कि एक कोन और स्फीयर का जो है वो रेडियस सेम है और उसको रिकास्ट करके मतलब मेल्ट करके रिकास्ट करके क्या बनाया गया सिलेंडर बनाया गया। अब कार्य कि द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। कार्य कि द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज 2 सेंटीमीटर और सिलेंडर का भी रेडियस दिया गया 2 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर, आपको पता है कि किसी को अगर मेल्ट करके कोई दूसरा शेप बनाया जाता है इस कंडीशन में वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल हो जाता है, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। अब आप यहां पे लिख लो, आप 2 को सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे इसको हम लोग इस लाइन से इसको सेपरेट कर देते हैं 2 के सॉल्यूशन पे। अब आपको पता है सिंस अ कोन एंड स्फीयर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट, इसको रिकास्ट किया जाता है किसके फॉर्म में सिलेंडर के फॉर्म में, इनटू अ सिलेंडर। इट मींस हम कह सकते हैं कि दोनों के वॉल्यूम का सम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम का। इट मींस लिख लो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। इतना आपको पता है। अब चलो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब और इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने क्या किया कि यहां पे दोनों का क्वेश्चन में आपको गिवन था कि कोन का और स्फीयर का रेडियस इक्वल था, तो इसको आर ही मान लिए और इसके हाइट को स्मॉल एच माने और आप सिलेंडर के हाइट को हम कैपिटल एच माने, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो आ जाओ, यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो यहाँ पे पाई से पहले हम पाई को कैंसिल कर लें, क्योंकि दोनों तरफ पाई है, हम लोगों का इक्वेशन इजी हो जाएगा। पाई से अगर कैंसिल करोगे यह आ जाएगा 1/3 r²h, और ये आ जाएगा 4/3 r³ और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई r² के। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये इस तरफ कितना आ गया, ये इस तरफ आ गया आपको। अब आप जरा फिगर पे आ जाओ, ये रहा आपका 1/3 r²h, तो 1/3 r²। रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस हम लोगों को दिया गया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया 12। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 और इंटू का 12 और प्लस का यह आ जाएगा 4/3 इंटू 3 × 3 × 3। ओके, और इसको इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रेडियस इसका नहीं पता, इसको r² ऐसे ही रहने दो, और इसका हाइट आपको दिया गया था। हाइट कितना दिया गया था सिलेंडर का, तो सिलेंडर का हाइट इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म इज 2 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस ही दे दिया गया कितना 2 सेंटीमीटर और हाइट नहीं पता है, तो रेडियस को के प्लेस पे आप 2 लिख लो, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू हो गया h। ओके, इसको आप सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 36, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, 3 3 9 4 36, और ये इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 2 2 4 और इंटू किसके h के। इट मीन्स इसको लिख सकते हो आप 72/4 और ये इक्वल किसके आ गया h के, 4 1 4 ये 18 आ जाएगा। इट मीन्स h इक्वल्स टू कितना आ गया, h आ गया आपको 18, h आ गया 18। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, हाइट ऑफ सिलेंडर पूछा जा रहा था और आपको h कितना आ गया 18, तो आप लिख दो हाइट ऑफ सिलेंडर, ये आ गया आपको 18 सेंटीमीटर। यही फाइनल हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि इन द गिवन डायग्राम ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQ इज अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्किल एट E, करे कि गिवन AEP 70 डिग्री का, मतलब आपको A, E और P ये कितना का दिया गया, आपको AEP जो है ये 70 डिग्री का दिया गया है, ये आपको दिया गया 70 का, और आपको BOC 110 का है। कहने का मतलब B, O और C ये कितना का दिया गया है, ये आपको दिया गया है 110 का। फाइंड करना है क्या, सब आपसे पूछा जा रहा है ECB फाइंड करने, BEC एंगल, BFC एंगल और DAC एंगल फाइंड करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। अब देखो आप कि यहाँ पे फिगर पे आ जाओ, यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले आप देखो ये आपका एंगल AEP है, ये रहा A, E और P, ये आपको कितना दिया गया 70। अब आप ऐसा कह सकते हो AEP आपको दिया गया 70 और यहाँ पे आ जाओ तो इसी को हम लोग कह सकते हैं BEP भी कितना का हो जाएगा 70 का हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ AEP और BEP आपको 70 का आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ BCE ये वाला एंगल और आप ECB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। और आपको क्योंकि पता है ये दोनों भी कितना होगा 70, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट में, थर्ड के ए पे आ जाओ। आपको पता है सिंस एंगल AEP अभी देखे कितना का था 70 का था, और एंगल BEP ये भी कितना का था, ये भी 70 का था। और आपको पता है हमने अभी आपको दिखाया कि एंगल BCE ये इक्वल किसके आ जाएगा एंगल ECB के, और ये दोनों हो जाएगा किसके 70 डिग्री के। अब BCE और ECB क्यों इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जरा इसका रीजन समझो। BCE और ECB ये इसलिए इक्वल हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। यहाँ पे आप लिख लो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके, अब हम लोग से क्या फाइंड करने पूछा जा रहा था, फर्स्ट वाले में फाइंड करना था ECB, हम लोगों ने ECB फाइंड कर लिया। सेकंड में पूछा जा रहा है कि BEC फाइंड करने, B ये रहा, E ये रहा और C ये रहा, मतलब आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है। अब जरा सोचो कि ये एंगल कैसे फाइंड करोगे। अब आपको पता है कि आपको BOC जो है ये 110 का दिया गया। आपको पता है कि अगर सेंटर के एंगल का हाफ होता है यहाँ का एंगल, इसका मतलब BOC अगर आपको दिया गया 110 तो BEC कितना हो जाएगा 55 का हो जाएगा। कैसे, आपको डिग्री मेजर थ्योरम पता है, उसी के थ्रू
यहां पे आप लिख लो। बी पे आ जाओ। बी में आपको पता है कि एंगल BOC जो है ये आपको दिया गया 110 और ये सेंटर का एंगल है, और आपको पता है कि BEC कितना हो जाएगा, BEC जो होगा ये 110/2 हो जाएगा, इट मीन्स 55। कैसे हो गया, तो हमने आपको बताया था डिग्री मेजर थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं सी पे। सी में क्या पूछा जा रहा है आपसे, सी में पूछा जा रहा है BFC, ये रहा B, ये रहा F, ये रहा C, मतलब इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर BFC के बारे में बात करना है पहले आपको BOC फाइंड करना होगा। BOC कितना हो जाएगा, तो टोटल एक पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है, उसमें से 110 माइनस करेंगे तो 250 कितना हो जाएगा BOC। जब BOC पता चल जाएगा तब हम लोग को BFC फाइंड करना पड़ेगा। BFC कितना हो जाएगा, तो वही सेम डिग्री मेजर थ्योरम का यूज करेंगे, ये 250 का हाफ हो जाएगा। पहले यहां तक आप लिख लो। हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे। अब आपको पता है कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल BOC ये अगर फाइंड करेंगे ये कितना आ जाएगा, टोटल आपको पता है कि 1 पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है और उसमें से आपको 110 माइनस करना है, ये आ जाएगा 250। इट मीन्स हमने आपको बताया था कि एंगल BFC क्या हो जाएगा, यहां पे भी हाफ हो जाएगा, इट मीन्स 250 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना का आ गया, ये आ गया 125। कैसे, तो ये डिग्री मेजर थ्योरम। यहां तक कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे। डी में आपसे पूछा जा रहा है DAB फाइंड करने। DAB कहां पे है, ये रहा आपका D, ये रहा A, ये रहा B। कहने का मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, अब आपको ये पता है कि BCE आपको कितना का दिया गया, 70 डिग्री का दिया गया। अगर यहां पे हम लोग BCD फाइंड करेंगे, आपको पता है कि लीनियर पेयर में सम 180 का होता है, तो BCD 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो BCD कितना का आ जाएगा 110 का। यहां से पहले आप 110 तक लिख लो। डी पे आ जाते हैं। डी में कितना दिया गया है, आपको पता है कि एंगल BCE जो है ये है 70 डिग्री का। अगर हम एंगल BCD फाइंड करते हैं, यह आ जाएगा 180 माइनस 70, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब आपको पता है कि एंगल BCD जो है ये कितना का है, 180 माइनस 70 करेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री का। यहां तक आपका कंप्लीट है। अब आ जाओ यहां पे देख लो कि आपको पता है कि अपोजिट एंगल जो होता है किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो सप्लीमेंट्री होता है। यहां पे अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, आपको एंगल DAB दिख रहा है और एंगल BCD दिख रहा है। इस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री का। तो यहां पे लिख लो एंगल DAB प्लस का एंगल BCD, ये दोनों का सम कितना हो गया 180। पूछोगे सर क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये सप्लीमेंट्री होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हो, आपको देखो DAB का पता नहीं बट BAC का पता है कि ये कितना, सॉरी BCD का पता है कितना 110। आप लिख लो इसको DAB प्लस का 110 इक्वल्स टू हो गया 180। इट मीन्स हम लोग DAB को क्या लिख सकते हैं, इस तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस का 110, और ये कितना हो गया 70 आ गया। DAB आ गया 70। क्वेश्चन में आपसे फाइनली DAB ही पूछा जा रहा था।